हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायो ज्ञान बाई डॉली वर्मा। तो आज से हम 11th के टॉपिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो इसमें हमने लिया है वो लिया है रेस्पिरेशन के बारे में। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14। अक्सर बच्चों को इस चैप्टर पे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, समझ में नहीं आता। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएं। ओके, ये चैप्टर 11th के एग्ज़ाम के पर्पज़ से जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा ये नीट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत समझने का चैप्टर है, बिल्कुल भी रटने का चैप्टर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ओके, तो रेस्पिरेशन होता क्या है ये समझाने से पहले आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन बताएंगे हम कि इंट्रोडक्शन क्या है रेस्पिरेशन का। तो उसे ध्यान से देखिए। ये हमने बनाया कोई एक ह्यूमन बीइंग। ओके, चलिए ये हमने एक जनरल एक ह्यूमन बीइंग कोई बनाया। अब इस ह्यूमन बीइंग ने सपोज दैट कोई भी फूड खाया। ओके, अब फूड में फैट भी होगा, प्रोटीन भी होगी और कार्बोहाइड्रेट भी होगा। बट यहाँ हम अभी बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि मेन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट और प्रोटीन के बारे में बात करेंगे बाद में, अभी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ओके, तो इस पर्सन ने फूड खाया, फूड जाएगा इसके स्टमक में, स्टमक से जाएगा इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन तक आते 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 वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका वो ग्लूकोज में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज में। देखो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि ये एक मोती है, ये समझ लो पूरा फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और फिर उसके बाद ये छोटे छोटे ये माला पूरा फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और ये छोटे छोटे मोतियों में टूट जाए। किस में टूट जाए? ये छोटे छोटे मोतियों में। तो बिल्कुल उसी तरह से समझ लो कि आपका फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट आपके इंटेस्टाइन तक आते आते छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे से ग्लूकोज में टूट जाता है। ओके, अब यहाँ से क्या होगा? ये ग्लूकोज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो ग्लूकोज होगा ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? ये ब्लड में। एब्जॉर्ब होके ये कहाँ जाएगा? आपके ब्लड में। ओके, अब देखो ये ग्लूकोज ब्लड में चला गया। अब ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ना, तो यानी कि इस ग्लूकोज की सप्लाई पूरी बॉडी की सेल्स तक हो जाएगी। जितनी भी आपकी बॉडी की सेल्स है सारी सेल्स में इस ग्लूकोज की सप्लाई होने लग जाएगी। ओके, तो सेल बना दूं मैं यहाँ पर एक। चलिए हमने यहाँ पर बना दी एक सेल। सेल बड़ी सी बना देते हैं। चलिए, तो ये जो ग्लूकोज है ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा? सेल के अंदर। तो मैंने ये सेल के अंदर बना दिया। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, चलिए अब बात करते हैं हम जरा ऑक्सीजन लेने की। तो चलिए फटाफट से सांस लीजिए और बताइए आपने नोज के थ्रू कौन सी गैस ली है। फटाफट से लेकर देखिए। ऑक्सीजन सब जानते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन अपनी नोज के थ्रू ऑक्सीजन गैस भी लेगा। ओके, वो गैस कहाँ जाएगी? इसके लंग्स में। कहाँ जाएगी वो गैस? इसके लंग्स में। चलिए, लंग्स में चली गई गैस। अब लंग्स से क्या होगा? लंग्स से वो फिर ऑक्सीजन गैस फिर से कहाँ जाएगी? ब्लड में। लंग्स से वो ऑक्सीजन गैस कहाँ जाएगी? ब्लड में। जिस तरह से फूड ब्लड में जा रहा था उसी तरह से ऑक्सीजन भी ब्लड में जाएगी। देखो जहाँ भी ट्रांसफर करना होता है ना किसी चीज़ का, वो जो ट्रांसफर होता है वो ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गैस कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी। और ब्लड से ये ऑक्सीजन गैस भी फटाफट से कहाँ चली जाएगी? सेल के अंदर। देखो ये मैंने सेल बनाई हुई है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गैस भी कहाँ चली जाएगी? सेल के अंदर। अब देखो आपकी सेल के अंदर ग्लूकोज भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गई, ठीक है। अब क्या होगा इसका कि ये ग्लूकोज इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होगी और उसके थ्रू फाइनली क्या बनेगा? CO2 एंड H2O। समझ में आ गया? CO2 एंड H2O। और साथ में बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, बहुत सारी, जिससे आप काम करते हो, ठीक है। क्या निकलेगी? साथ में बहुत सारी एनर्जी, जिसको हम किस फॉर्म में बोलते हैं? ATP के फॉर्म में। एनर्जी मतलब ATP। ओके, एनर्जी मतलब ATP। देखो तुम जितने भी काम कर रहे हो ना, मैं ये पढ़ा रही हूँ, तुम बैठ के वीडियो देख रहे हो चल रहे हो, फिर रहे हो, इन सब चीजों के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? देख लो फटाफट। फूड खाया, यहाँ गया, ग्लूकोज में टूटा, अंदर गया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके CO2 और H2O बनाएंगे, ये एनर्जी वहां से आ रही है।
काम करने के लिए जो आपके पास एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी यहां से आ रही है। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। एक बात और कि इसमें मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिखी है क्योंकि मैं जनरल इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने ऑक्सीजन लिखी है, बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन होता है, वो मैं समझाऊंगी आपको आगे वाली वीडियो में। मैंने पहले ऑक्सीजन वाला क्यों लिया है? क्योंकि ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन वाला यानी कि एरोबिक, इसे एरोबिक बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ओके, बिना ऑक्सीजन वाला भी समझाएंगे हम आपको, बट अभी हम यहाँ पे मेन रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समझो इस चीज को कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? CO2, H2O और साथ में बहुत सारी एनर्जी, जो किस फॉर्म में होगी? ATP की फॉर्म में, ठीक है। अब चलिए, और ये जो CO2 है बच्चों, ये CO2 वापस निकल जाएगी। ओके, CO2 निकाल रहे हो ना आप, ऑक्सीजन ले रहे हो तो CO2 निकाल भी रहे हो। ओके, तो ये CO2 वापस निकल जाएगी। अब देखो इस चैप्टर में मुझे आपको पढ़ाना क्या क्या है। इस चैप्टर में ये पूरा जो है हिस्सा, जितना मैंने ये समझाया, ये नहीं पढ़ाना, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 चल रहा है आपका 11th क्लास का, इसमें ये मुझे नहीं पढ़ाना, ठीक है। ये है नहीं, ये किसमें है? ये एनिमल फिजियोलॉजी में गैस एक्सचेंज वाला एक चैप्टर है, ठीक है, ब्रीदिंग चैप्टर, उसमें ये सब आ जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से आप ऑक्सीजन लेते हो, लंग्स तक किस तरह से पहुंचती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आपका फूड है वो ग्लूकोज में क्यों टूटा, कैसे यहां तक आया, ये भी मुझे नहीं पढ़ाना, ये आप डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। मुझे यहां पर क्या पढ़ाना है? इस सेल के अंदर क्या हो रहा है। इस चैप्टर में मुझे आपको पढ़ाना है कि इस सेल के अंदर क्या हो रहा है। ओके, और इस पूरे रेस्पिरेशन को, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस रेस्पिरेशन इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर की कहानी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर की कहानी। तो समझ में आ गया आपको इतना किस तरह से एनर्जी बनती है। बट ये इतनी इजी नहीं है कि फटाफट से ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइंड कर दिया और एक रिएक्शन में सब कुछ हो गया। बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, पूरा चैप्टर ही इसी रिएक्शन पर बेस्ड है, पूरे चैप्टर में आपको यही सब पढ़ना है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेप्स। ओके, चलिए बच्चों, तो अभी इतना तो समझ में आ गया आपको कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो चलिए अब हम बनाते हैं एक बड़ी सी बढ़िया सी सेल। ये हमने बना दी सेल। एक बात और, इस चैप्टर का नाम आपके जो बुक है NCERT, उसमें दे रखा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो एक बात समझ लो कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ रेस्पिरेशन, ये जैसा ह्यूमंस में होता है, हम लोगों में, वैसा ही प्लांट्स में होता है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेशन जैसा ह्यूमंस में होगा वैसा ही प्लांट्स में होगा, कोई अंतर नहीं है। प्लांट्स में एक अलग से चीज होती है, वो है फोटोसिंथेसिस, जो मैं इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, और उसके बाद मैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगी तुम्हें। बट अभी तुम सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन पढ़ो। ओके, तो चलिए ये देखते हैं। ये हमने बना दी एक बढ़िया सी सेल। तो चाहे तुम इसे प्लांट की सेल समझो या तुम इसे एनिमल की सेल समझो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, एक जैसा होता है बिल्कुल। अब क्या होगा बच्चों, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल बनाएंगे हम, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसे जरा बड़ा सा बनाएंगे। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है आपने सेल वाले चैप्टर में। ओके, 10th में भी आपने, 9th में भी आपने पढ़ा है। इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों कहते हैं वो भी बताएंगे। तो चलिए ये बना दिया हमने माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया की ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको हम बोलते हैं आउटर लेयर। आउटर लेयर, ओके, और ये है दिख रहा है, ओके, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली लेयर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनर लेयर। अब बच्चों याद रखना, ये जो इनर लेयर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इनर लेयर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पिक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका ट्रेलर देख लो, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है।
ठीक है, क्योंकि नीट के एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता उनको ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है। तो फटाफट से एक बार मैं आपको भी दिखा देती हूँ मैं इसमें ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है और क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या आया था सेल के अंदर, याद करो, अभी अभी मैंने बताया था ग्लूकोज। तो सबसे पहले ले लो ग्लूकोज को भाई अंदर, ये ग्लूकोज आ गया अंदर सेल के अंदर। अब ये ग्लूकोज देखेगा यहाँ वहाँ, क्या करूँ मैं, क्या होना है मेरा, तो फटाफट से इस ग्लूकोज को तोड़ दिया जाएगा। और किस में तोड़ दिया जाएगा ग्लूकोज को, पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज किस में टूटेगा, पायरुविक एसिड। भाई चीज आई नहीं अंदर और तोड़ना पहले ही शुरू कर दिया। ओके, तो ग्लूकोज अंदर आता है और पायरुविक एसिड में टूट जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब समझ लो ग्लूकोज और लाइसिस मतलब समझ लो टूटना। तो ग्लूकोज हमारा पायरुविक एसिड में टूट गया। ये है रेस्पिरेशन की बच्चों फर्स्ट स्टेप। ओके, अब ये पायरुविक एसिड एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, फटाफट से इसमें एंटर कराओ इसको, पायरुविक एसिड को। ये आ गया पायरुविक एसिड। अब यहाँ क्या होगा भाई इस पायरुविक एसिड का, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाम आपको याद करा दूंगी मैं, अभी आप समझते जाओ बस। ठीक है, ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिटिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। देखो पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया ना। ठीक है, मतलब पायरुविक एसिड का एसिटिलेशन हो गया। ओके, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है ना, तो मतलब पायरुविक एसिड का एसिटिलेशन हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिटिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ये बड़ी छोटी सी स्टेप है। अब क्या होगा, सबसे मेन चीज अब क्या होगा, देखिए ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। अब आएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये इधर उधर देखेगा कि मुझे कोई मिल जाए तो मैं कुछ बनाऊं। ठीक है, ये इधर उधर देखेगा कहीं कि कुछ बिजनेस करूं, लेकिन इसके पास पैसे कम है बिजनेस करने के लिए, इसको और पैसे चाहिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इधर एक पर्सन दिखता है, एक आदमी दिखता है जिसका नाम है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये उसको आवाज देगा दूर से, कौन देगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए उसको OA को आवाज देगा, ओए इधर आ। तो ये OA आ जाएगा, अरे ये तो मेरा नाम जानता है। ठीक है, तो ये OA और एसिटाइल कोएंजाइम ए ये दोनों मिलके अपना बिजनेस शुरू करेंगे। क्या करेंगे, अपना बिजनेस शुरू करेंगे और एक साइकिल चलेगी यहाँ पे बहुत जबरदस्त। ये दोनों मिलके अपना बिजनेस शुरू करेंगे और यहाँ पर एक जबरदस्त साइकिल चलेगी और उस साइकिल का नाम होगा बच्चों क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 3। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पे एक जबरदस्त साइकिल चलेगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए OA को बुलाएगा, OA तू इधर आ। उसके बाद क्रेब्स साइकिल चलेगी और बड़ी जबरदस्त साइकिल है। ठीक है, अब इस क्रेब्स साइकिल में क्या बनेगा, ये समझ लो, इस क्रेब्स साइकिल में चेक बनेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको ये नहीं बोलूंगी कि एनर्जी बनेगी, अभी बोलो तुम सब चेक होते हैं ना, चेक में पैसा तो होता है बट तुम उससे कुछ चीज खरीद नहीं सकते। चेक पे पैसा तो होता है, अमाउंट लिखी होगी 10,000 20,000 3 लाख 4 लाख 5 लाख, बट तुम उससे कुछ खरीद नहीं सकते। तो उन चेक का क्या नाम है, उन चेक का नाम है बच्चों NADPH प्लस H पॉजिटिव एंड FADH2। ये चेक हैं जो कि क्रेब्स साइकिल से बनते हैं। समझो मेरी बात, ये चेक क्यों बोल रही हूं मैं इनको, क्योंकि ये एनर्जी नहीं, अभी ये एनर्जी नहीं बनी, अभी ATP नहीं बनी, बट इनको बैंक में आप भुनाने जाओगे तो ATP आपको मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, ये चेक है, पैसा है इस चेक में, बट अभी आप इसे नहीं निकाल सकते। अब इनको निकालने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक में। तो बैंक कौन है, ये इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बैंक कौन सी है हमारी, ये इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, चेक, और ये है बैंक। तो फटाफट से चेक को बैंक में भेजो। ठीक है,
तो आपके वो चेक जो है फटाफट से पैसा देंगे, एटीपी देंगे। तो ये चेक जो है वो बैंक में जाती है, बैंक में जाएंगे। ये भैया बैंक में ये सारे के सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, ये उस चेक को भुनाने का काम करेंगे इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये NADPH और ये FADH2 इन दोनों को यहाँ भेज दिया जाएगा। भेजने के बाद ये जो बैंक के इसके कर्मचारी लगे हुए हैं, मैंने बोला ना इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, बैंक। अब ये जो बैंक के जो कर्मचारी लगे हुए हैं ये क्या करेंगे, इस चेक से पैसा देंगे। जो जितनी अमाउंट लिखी होगी, मान लो 20,000 लिखी हुई है तो 20,000 दे देंगे, 30,000 लिखी हुई है तो 30,000 दे देंगे, ठीक है। तो ये NADPH वाला जो चेक है इस पर तो 3 लिखा होता है, 3 ATP, और जो FADH2 वाला चेक है इस पर 2 ATP लिखा होता है। ओके, तो जिस चेक पे जितना लिखा होता है वो उतने पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर बनेंगे क्या, ATP, फिर ATP, फिर ATP। और याद रखना कि ये NADPH और H पॉजिटिव और ये FADH2 जो मैंने चेक बोल रही हूँ जिसे, तो ये मैंने यहाँ 2 दिखाए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि 2 ही बनेंगे, ये बहुत सारे बनते हैं। कितने बनते हैं ये भी बताएंगे आपको, पर अभी समझो आप कि ATP, फिर ATP, और ATP क्या है आपकी बॉडी का, फिर ATP, और ATP क्या है आपकी बॉडी का पैसा। ATP क्या है आपकी बॉडी का पैसा। पैसा क्यों बोलते हैं इसे, देखो आपके पास जो पैसे होते हैं, ठीक है, आप कहीं बाहर जाओगे उस पैसे को दोगे तभी तो आप कोई सामान खरीद सकते हो, ठीक है, तभी तो किसी से कुछ काम करवा सकते हो। तो ऐसे आपकी बॉडी में अगर किसी से कुछ काम करवाना है, कुछ लेना देना है, इन सब चीज के लिए ATP चलती है। ATP दो, काम कराओ, ATP दो, इधर से उधर भगाओ, मतलब जो भी इधर से उधर मूवमेंट होता है, जो भी काम कराने होते हैं, सब पे ATP चलती है। तो ATP आपकी बॉडी की क्या है, एनर्जी करेंसी है, ठीक है, पैसा है आपकी बॉडी का। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ATP बन रही है, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस जिसमें ये ATP बनती है, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ETS। क्या बोलते हैं, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ये जो ATP बनती है ना, ये पूरी की पूरी एक चेन होती है जो ATP बनाती है। मैंने बोला ना बैंक के एम्प्लॉइज, ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं यहाँ पर। वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सब बताएंगे आपको ETS वाली वीडियो में, ठीक है। बट अभी आप यहाँ पर समझो, उसको ETS बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और यहाँ पर एक तरह ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और ATP बनती है, ठीक है। और ये हो गई हमारी, देखिए ये सेकंड स्टेप थी, ये थर्ड स्टेप थी, और ये हो गई हमारी क्या, फोर्थ स्टेप। अब बच्चों एनर्जी बन गई, एनर्जी बन गई, काम खत्म, ठीक है। अब उस एनर्जी से आप खूब सारा काम करवाइए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की कितनी स्टेप हो गई, 4 स्टेप हो गई। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन। फिर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम A। इसको हम बोलेंगे एसिटिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ये हो गई सेकंड स्टेप। एसिटिलेशन, एसिटाइल कोएंजाइम A क्या करेगा, OA को बुलाएगा, इधर आ भाई, और OA एसिटाइल कोएंजाइम A, ये दोनों मिलकर एक बिजनेस करेंगे और क्या बनाएंगे, चेक बनाएंगे NADPH प्लस H पॉजिटिव और FADH2। और इन चेक को फटाफट से बैंक में बनाने के लिए भेज दो। बैंक कौन सी है, हमारी इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। वहां पर एक चेन चलेगी, उस चेन का नाम है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और खूब सारे ATP बनेंगे। और यही हम चाहते हैं। रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है, ATP बनाने के लिए। रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है, ATP बनाने के लिए। और ये सारी की सारी ये जो एनर्जी है, ये किसके अंदर बननी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना। ये जितनी एनर्जी है कहां बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों भाई, जिसके अंदर एनर्जी बन रही है उसको पावर हाउस कहना गलत तो नहीं होगा। जिसके अंदर एनर्जी बन रही है उसको हम पावर हाउस तो बोलेंगे ना। चलिए अब जरा फटाफट से, इतना सब कुछ आपने समझ लिया तो मुझे रेस्पिरेशन को डिफाइन करिए फटाफट, कि रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखो मैंने रेस्पिरेशन को स्टार्टिंग में डिफाइन नहीं किया, मैंने कहा पहले समझाएंगे उसके बाद पूरा डिफाइन करेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन इनसाइड द लिविंग सेल। फूड का यानी कि फूड क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ फूड, ओके, ग्लूकोज। फूड का ऑक्सीडेशन इनसाइड द लिविंग सेल इज नोन एज रेस्पिरेशन, ओके। फूड का ऑक्सीडेशन इनसाइड द लिविंग सेल। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को और अच्छे से बताएंगे हम। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों,
चलिए फटाफट से एक बार रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख देते हैं हम। द ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन, ओके, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। देखो मैंने यहाँ पे फूड लिखा है, मैंने यहाँ ग्लूकोज नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना प्रोटीन का भी होता है, फैट का भी होता है, इसलिए एक परफेक्ट डेफिनेशन कि फूड लिख दो, उसमें सब कुछ आ जाएगा। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द लिविंग सेल बनाई थी हमने, ओके। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द लिविंग सेल इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब 3 क्वालिटीज इसकी, ठीक है, 3। देखो मैं ये क्वालिटीज इसलिए बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्पज से, जो मेरी क्वालिटीज जो मैं इसमें बोल रही हूँ। 3 जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें पहला है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अरे भाई केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो आप मुझे बताओ कि मैंने अभी माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज करवाई थी, एटीपी बनी थी ना, बनी थी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओके, नोट कर लो, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड है रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस, नोट कर लो भाई, कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन सी होती है? जिसमें कुछ ब्रेक डाउन होता है, जिसमें कुछ भी ब्रेक डाउन होता है, ओके। तो ग्लूकोज टूटा था ना इसमें, CO2 और H2O में, तो ब्रेक डाउन हो रहा है ना ग्लूकोज का, दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। इतना समझ में आ गया? चलो अब रेस्पिरेशन क्या है? एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। एंजाइमेटिकली, मैंने अभी किसी एंजाइम का आपको नाम नहीं बताया, बट इसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, हर एक रिएक्शन में एंजाइम यूज होता है। एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, यानी कि ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये 3, तो जब आपके एग्जाम में आई डेफिनेशन लिखने को, तो आप पहले ये लिखेंगे, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द लिविंग सेल इज नोन एज रेस्पिरेशन, और आप ये सारे इसके कैरेक्टर्स भी लिखेंगे, ओके। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के साथ भी हो सकती है, बिना ऑक्सीजन वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हम आपको दोनों अलग अलग बताएंगे, ठीक है। अभी हम ऑक्सीजन वाली रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया? अच्छा, इसमें अब हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपको सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस बताएंगे, उसके बाद क्रेब्स साइकिल बताएंगे, उसके बाद ETS बताएंगे, उसके बाद बिना ऑक्सीजन वाली जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, हम उसको भी आपको बताएंगे। तो एक बार उसका एक ओवरऑल फ्लो चार्ट हम बना लेते हैं कि किस तरह से ये सारा काम होता है। टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए हम बात करते हैं ग्लूकोज की, ठीक है, क्योंकि मेन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या होता है? ग्लूकोज। अब देखो ध्यान से देखना फटाफट से, अभी अभी मैंने बताया कि ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है? पाइरुविक एसिड में, पाइरुविक एसिड, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। पाइरुविक एसिड के बाद 2 रास्ते होते हैं, जैसे एक वो होता है चौराया, चौराहे में क्या होता है? 4 रास्ते होते हैं, ठीक है। एक होता है दुराया, ठीक है, जिसमें 2 रास्ते होते हैं, यानी कि पाइरुविक एसिड के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो इधर जाए या वो इधर जाए, ठीक है। अब वो कहाँ जाएगा ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन पर, ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन पर। अगर ऑक्सीजन है तो पाइरुविक एसिड कहाँ जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, अभी अभी बताया ना मैंने। और उसके बाद क्या बनेगा? फटाफट याद करो, अभी अभी मैंने बताया है। उसके बाद क्या बनेगा? NADPH प्लस H पॉजिटिव एंड FADH2 इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और ये फिर क्या करेंगे? ATP बना देंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ETS। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, कि ऑक्सीजन अगर है तो क्या होगा। अब मैं यहाँ पर वो चीज बता रही हूँ कि अगर ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा। ऐसे भी रेस्पिरेशन होते हैं भाई जहां ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे कि याद करो फटाफट, तुम्हारी मसल्स, जब तुम हैवी एक्सरसाइज करते हो ना बच्चों, तो तुम्हारी मसल्स को इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, बट एनर्जी तो बनानी है,
तो उस कंडीशन में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसा रेस्पिरेशन होता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक का मतलब क्या है? जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती, जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती। और हमारी मसल्स में क्या बनता है फिर? लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और एग्जांपल्स याद करो, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में भी आपने ये चीज सुनी होगी, फर्मेंटेशन होता है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है। और एग्जांपल्स याद करो, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं कई सारे, जिनमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ाएंगे हम आपको इसमें आगे, अभी एक जर्नल इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। ओके, आपकी अगर इंटेस्टाइन में अगर कोई वर्म है, ठीक है, कुछ कीड़े जिसे हम बोलते हैं, अगर वो हैं, तो बच्चों तुम ऑक्सीजन तो नोज से ले रहे हो ना, जो तुम्हारे लंग्स तक जा रही है। ठीक है, पेट में तो कोई ऑक्सीजन नहीं है ना, तो वो बेचारा ऑक्सीजन से कैसे रेस्पिरेशन करेगा? तो वो भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करेगा। तो ये मैंने कई सारे आपको एग्जांपल्स दिए हैं जहां पर बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन होता है, और उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन, ठीक है, दो टाइप का हो गया। एक तो हो गया यहां पर एल्कोहल फर्मेंटेशन, एल्कोहल फर्मेंटेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ईस्ट। ओके, सब जानते हैं इसके बारे में? ठीक है, शराब जिससे बनती है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं हम यहां पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जैसे कि दही जमता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जैसे जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के थ्रू दही जो जमता है वो भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। हमारी मसल्स की सेल्स, अभी मैंने आपको बताया, हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी क्या होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है। कैसे बनता है ये हम आपको फर्मेंटेशन वाली वीडियो में अलग से बताएंगे। तो समझ में आ गया आपको किस तरह से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, और किस तरह से पायरुविक एसिड, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये वाला रास्ता, और ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये वाला रास्ता, यानी कि फर्मेंटेशन वाला रास्ता। ओके, तो अब दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे होती है, रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप। याद रखना है, जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ओके, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू सो मच।